हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज यहाँ पर हम लोग क्लास 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको 5 क्लासेस इसके ऊपर मिल चुकी है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। यदि आपने कोई भी सेशन मिस कर दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से डेली आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। PDF मैं आपको आज इसका प्रोवाइड कर दूँगी, पूरा ही PDF, इसके अंदर सारे ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप पूरा PDF देखकर इसको रिवाइज भी कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। व्याख्यान विधि तर्क विकसित करती है, व्याख्यान विधि ज्ञान विकसित करती है, व्याख्यान विधि एक तरीके से प्रक्रिया, या फिर व्याख्यान विधि के दौरान छात्रों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। देखो, हमसे व्याख्यान विधि की बात कही गई और व्याख्यान विधि के बारे में आपको जो भी चीज़ें सही लग रही है और जो चीज़ें सही नहीं लग रही है वो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, सही आंसर क्या लग रहा होगा आपका, क्योंकि हमको एक गलत स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है। तो व्याख्यान विधि ज्ञान का विकास करती है, बोल सकते हैं कि हाँ, अगर यदि उच्च शिक्षा वाले जो बच्चे, उच्च माध्यमिक शिक्षा वाले बच्चे, यदि बड़े बच्चों के ऊपर यदि इसको अप्लाई किया गया तो बच्चों के ज्ञान का विकास होगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर जो व्याख्यान विधि होती है एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। रीज़न आप सभी जानते हैं। सी ऑप्शन बोल रहा है व्याख्यान विधि एक तरीके से प्रक्रिया है जो टीचिंग में प्रयोग की जाती है, शिक्षण के लिए प्रयोग की जाती है, तो सी ऑप्शन भी ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं, व्याख्यान विधि के दौरान छात्रों को निष्क्रिय कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ सुनना होता है, ठीक है। टीचर पढ़ा रहा है या फिर गुरु जो है वो अपना व्याख्यान दे रहा है और बच्चे चुपचाप बैठकर उसको सुनते हैं, उसी को खुद से समझने का प्रयास करते हैं बिना किसी एक्टिविटी के। सारी मेथड जो है पूरी श्रवण पर डिपेंड करती है। बच्चा बहुत अच्छे से सुन रहा है, उसका पूरा ध्यान लगाकर पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहा है तो ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं करना होता है, पैसिव लर्नर के रूप में बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। तो बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। गलत क्या हो गया? गलत हो गया ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर बच्चों के अंदर तार्किक योग्यता का विकास हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहले ही क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने शुरुआत कैसे कर दी? शुरुआत कर दी है ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का संकेत आपको दे रहा है? जैसे कि राम है, उसको कितने नंबर मिले? राम को 200 में से 45 नंबर मिले। 200 नंबर का पेपर था और राम 45 नंबर लेकर आया, अच्छे से पढ़ाई नहीं करी उसने। मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक ही मिले। 100%, मान लो 100 नंबर का पेपर था तो 38 नंबर मिले, ठीक है। और प्रतिशत की बात कर लोगे तो 38% यहाँ पर बच्चे को मिले हैं। यहाँ पर परसेंटेज में बात हो रही है और यहाँ पर नंबर में हमारी बात हो रही है। तीसरे की बात करते हैं, श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी मिली है। प्रथम श्रेणी मतलब कि फर्स्ट ग्रेड से वो उत्तीर्ण हुआ है, ठीक है। वहाँ पर परसेंटेज में माप रहे हो तो अबोव 60 कर दो, या फिर ग्रेडिंग में मान रहे हो तो ए और A+ ग्रेड मान लो, ठीक है। तो तीनों ही बच्चों की रैंक बता रहे हैं, तो ये मूल्यांकन करने के तरीके, ठीक है। मान लो समेटिव असेसमेंट हो रहा है, योगात्मक मूल्यांकन हो रहा है, तो इसी तरीके से मूल्यांकन किया जाता है, नंबर दिए जाते हैं, ग्रेडिंग दी जाती है, परसेंटेज दिए जाते हैं। तो ये सारे ही तरीके किसके? सारे ही तरीके मूल्यांकन के। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि यहाँ पर बात करें तो प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में क्या पैदा करना है? तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करता है, जो भी तथ्य उसको व्यवहार में लेकर आए। समस्या समाधान में प्रवीणता पैदा करता है, खोज की इच्छा जागृत करता है, सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करता है। देखो, सारे ही ऑप्शन कहीं ना कहीं ठीक लग रहे हैं कि समस्या समाधान में प्रवीणता आ जाएगी, खोज की इच्छा उसकी जागृत होगी, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर आपको निकालना है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस या बी और सी और डी इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो हमें एक अच्छा आंसर निकालना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करता है, उसके नए नए कार्य करने के तरीके को हम लोग क्या करते हैं, उसके क्रिएटिविज्म को हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियमों की पुष्टि की जाती है। पहले आप नियम बता रहे हो, उसके बाद आप नियम के उदाहरण दे रहे हो, फिर उस नियम की आप पुष्टि कर रहे हो, तो ये चीज़ें क्या कहलाएगी? निगमन विधि कहलाती है, संश्लेषण से विश्लेषण की विधि कहलाती है, अनुभव से तर्क की विधि कहलाती है, या फिर आगमन विधि कहलाती है। देखो, पहले नियम बताने की बात हो रही है तो ये निगमन विधि यहाँ पर कहलाएगी। पहले नियम बताकर उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बच्चों को संतुष्टि देने के लिए वापस उन नियमों की क्या करते हैं? उदाहरण के माध्यम से पुष्टि कर देते। तो बात ये आ रही है कि पहले आप क्या बता रहे हो? नियम बता रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? नियम से निगमन हो जाएगा और आगमन से क्या हो जाता है? उदाहरण हो जाता है, ठीक है। तो नियम बता रहे हैं मतलब कि हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? निगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, किस पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक
किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो, शिक्षक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है तो ऐसी विधि यहाँ पर कौन सी हो सकती है? किसी भी पाठ को पढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या ये प्रस्तावना है? क्या ये पाठ की प्रस्तावना है? क्या ये पुनरावृत्ति हो रही है, रिहर्सल या फिर रिवीजन चल रहा है, या फिर ये विकास चरण की बात हो रही है? डेफिनेटली यहाँ पर विकास चरण की बात हो रही है, क्योंकि बच्चों का यदि डेवलपमेंट करना है तो हम लोग उससे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, बच्चे उसके बदले में बच्चा हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा। तो ये सारी चीज़ें विकास चरण को यहाँ पर डिफाइन करती है। देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को आप समझना। एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियां नहीं होते हुए भी नौकरी की सघन तैयारी कर रहा है। वैकेंसीज नहीं आई है, मान लो कि अभी केवीएस की वैकेंसी आउट नहीं हुई है, फिर भी हम लोग केवीएस के लिए अभी से मेहनत कर रहे हैं, केवीएस के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, तो वैकेंसी नहीं है फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? क्या ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है? अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है जिसे पूर्णतावाद बोला जाता है, या फिर पुनर्बलन सिद्धांत है, रेनफोर्समेंट थ्योरी है? सेम क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था और मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी ने वहाँ पर सही आंसर मुझे किया होगा। देखो, यहाँ पर रिक्तियों की बात हो रही है, वैकेंसी नहीं है फिर भी हम तैयारी करते हैं, ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहलाएगा? ये सिद्धांत हमारा अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहलाएगा। मतलब कि आप पहले से रिस्पॉन्स दे रहे हो जबकि आपके पास उद्दीपक अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स और उद्दीपक की बात कर ले। रिस्पॉन्स मतलब कि आपने प्रतिक्रिया दे दी, आपने अनुक्रिया दे दी। स्टिमुलस मतलब आपका उद्दीपक है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, रिस्पॉन्स की बात हो रही है, स्टिमुलस की यहाँ पर बात हो रही है। रिस्पॉन्स के रूप में आपका कौन कार्य कर रहा है? रिस्पॉन्स के रूप में आपकी प्रिपरेशन यानी कि तैयारी काम कर रही है, आप तैयारी कर रहे हो पहले से। स्टिमुलस क्या हो जाएगा? जब नंबर ऑफ वैकेंसीज आ जाएगी, ठीक है, वैकेंसी आउट हो जाएगी, फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तो वो वैकेंसी वाली बात हो जाती है ना, वो सारी प्रोसेस। तो यहाँ पर वैकेंसी ना होते हुए भी आपका तैयारी करना आपको किस सिद्धांत की तरफ लेकर जा रहा है? आर्य सिद्धांत की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। अब अगर इसका उल्टा कर दे कि वैकेंसीज आउट हो गई है, उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो, तो ये सिद्धांत कौन सा कहलाएगा? ये फिर आपका एसआर सिद्धांत हो जाएगा कि जब तक स्टिमुलस नहीं होगा आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे, जब तक, जैसे कि थॉर्नडाइक वाला सिद्धांत एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग होता है, उसमें क्या होता है, हमारे सामने उद्दीपक रखा हुआ है, उस बिल्ली जो थी उसके सामने मछली का टुकड़ा भोजन रखा हुआ था, तभी वो पिंजरे को खोलने का प्रयास कर रही थी, तो वो क्या हो जाएगा? एसआर थ्योरी हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने उद्दीपक रखा हुआ है, तब जाकर वो क्या कर रही है? रिस्पॉन्स कर रही है, और बहुत तेज गति से रिस्पॉन्स कर रही है, बार बार रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो हमारा एसआर थ्योरी है, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछा गया था कि वैकेंसी तो आपके पास है नहीं, फिर भी आप क्या कर रहे हो? फिर भी आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो ये सिद्धांत आपका अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत यहाँ पर कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बालक को यदि अध्यापक गणित में संपूर्ण समस्या के बारे में एक ही बार में स्पष्ट कर देता है तो यह सिद्धांत किस चीज़ को बताता है? अधिगम के सिद्धांत की ही बात हो रही है। बच्चे को मैथ्स में कोई भी समस्या आ रही है, ठीक है, तो एक ही बार में सॉल्व कर दिया, मतलब एट अ टाइम उसको, मान लो कि बच्चे को जो सर्कल का चित्र बनाना या वृत्त का चित्र बनाना नहीं आ रहा था, टीचर ने एक ही बार में उसे बता दिया, तो क्या ये चिन्ह अधिगम होगा? क्या ये क्षेत्र अधिगम होगा? ये पूर्णकारवाद होगा या फिर उद्दीपक अनुक्रिया होगा? चिन्ह अधिगम मतलब साइन लर्निंग होगी। क्षेत्र अधिगम मतलब हमारा जो होता है क्षेत्र अधिगम, जिनके द्वारा दिया गया बी बराबर एफ पी वाली थ्योरी हल के द्वारा, ठीक है। पूर्णकारवाद गेस्टाल्टवादी है, ठीक है। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यहाँ पर बता रहा है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बता रहा है। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या बोला गया? हिंट मिल गई आपको। संपूर्ण समस्या को एक ही बार में सुलझा देना पूर्णकारवाद या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी को बताता है। गेस्टाल्ट में क्या होता है? समस्या समझ का विकास अचानक से हो जाता है, पूर्णता को एक ही बार में प्राप्त कर लेता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ हमें किसको बताती है? ये चीज़ हमारे पूर्णकारवाद या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी को डिफाइन करती है। सब चीज़ों को एक साथ लेकर बता देना, जैसे कि मैथ्स में ही गेस्टाल्टवाद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कैसे किया जाता है आपको पता होगा कि यदि हम लोग बच्चे को बता रहे हैं कि सर्कल बनाओ, तो हम लोग सर्कल को ऐसे टुकड़े टुकड़े करके नहीं बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग बच्चों को एलिफेंट के बारे में बता रहे, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एलिफेंट का पूरा इमेज बताना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसकी पूंछ, उसकी सूंड, उसके कान, उसके पैर, उसके सबके बॉडी के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक इमेज, एक कंप्लीटनेस का होना बहुत आवश्यक है। तो ये चीज़ें सब किसने बताई है? गेस्टाल्टवादियों ने बताई है, पूर्णता के रूप में पेश करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णकारवाद हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग गणित में भी कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो हम लोग पहले सर्कल पूरा बताएंगे, उसको बेलन बता रहे तो पहले बेलन का पूरा शेप बताना पड़ेगा कि ये बेलन होता है। हम लोग कौन शंकु के बारे में बता रहे तो शंकु इस तरीके से पूरा बनाकर बताना पड़ेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ये चीज़ें किसको डिफाइन करती है, ये चीज़ें हमारी मैथ्स में आती है। ऐसा नहीं कि हमेशा पूर्णकारवाद को ही प्रयोग करते हैं, हम लोग यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को यदि हम लोग ज्यामिति की यदि बात करें तो हम लोग बच्चों को 3 लाइन बताते हैं कि देखो ये 3 लाइन है, फिर इन 2 लाइनों को टेढ़ी कर दिया जाए और एक लाइन को सीधी बिठा दिया जाए तो हम लोग त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके से पूर्णकारवाद का भी प्रयोग किया जाता है और साथ में जो हम लोग ऐसे करके चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, बेसिक चीजें बताकर चलते हैं, तो उसका भी प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, एक बालक को अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है, फिर भी वह अध्ययन नहीं कर पा रहा है। हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, टीचर अपना 100% दे रहा है, फिर भी उसमें अध्ययन करने में कमी आ रही है, बच्चे को कोई समस्या आ रही है, तो अभाव किस चीज़ का हुआ है? अभाव मतलब कि कमी किस चीज़ की हो गई है? प्रभाव के नियम की कमी हो गई है, अभ्यास के नियम की कमी हो गई है, तत्परता के नियम की कमी हो गई, या फिर आत्मीकरण, बच्चा समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को, इस चीज़ की कमी हो गई है। तो देखो ऊपर के 3 नियम तो आपको थॉर्नडाइक के नियम समझ आ रहे हैं, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और गौण नियम आते हैं, तो ये मुख्य नियम को डिफाइन करें, प्रभाव, अभ्यास और तत्परता का नियम। अब देखो टीचर अपना 100% दे रहा है लेकिन बच्चा अध्ययन नहीं कर पा रहा है, मतलब कि बच्चा रेडी नहीं है पढ़ने के लिए, उसको थोड़ा यहाँ पर आपको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, थोड़ा उसके अंदर मोटिवेशन डालने की हमें नीड है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चा रेडी नहीं है मतलब रेडीनेस की कमी है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस यहाँ पर लग जाएगा। लॉ ऑफ रेडीनेस का लिए बच्चा अभी तक रेडी नहीं हुआ है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक बालक को अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है, फिर भी वह अध्ययन नहीं कर पा रहा है, तो ये उसकी तत्परता की कमी को शो करेगा। आंसर क्या हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि थॉर्नडाइक का नियम सिर्फ एक है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने हर एक चीज को इतना डीप में और डिटेल में डिफाइन किया हुआ है कि हमारे कम से कम आप मान लो 100 क्वेश्चन अकेले थॉर्नडाइक की थ्योरी से बन जाएंगे। थॉर्नडाइक के नियम हो गए तो उनके उपनाम क्या क्या है, उनकी कौन कौन सी बुक है, वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर उनके नियम के हर एक नियम के जैसे 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है, ऐसे करके 8 अलग अलग उन्होंने लॉज बताए। तो 8 अलग अलग लॉज पे आप सोच लो कि कितने तरीके के एग्जाम्पल यहाँ पर रेडी हो सकते हैं। तो एक बार थ्योरी को अच्छे से आप पढ़ लो, तो थ्योरी पढ़ने के बाद आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप डेफिनेटली उसको क्रैक कर पाओगे। ओके, अभी इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे आपकी स्क्रीन पर अगेन थॉर्नडाइक का क्वेश्चन है। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता, यह थॉर्नडाइक के नियम के किस उपनियम से संबंधित है? थॉर्नडाइक का मतलब इन्होंने नियम बताया था कि सफलता से बढ़कर कोई भी पुरस्कार नहीं होता है। मतलब कि क्या है, सफलता सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह किस चीज़ को बताता है? यह तत्परता का नियम को बताता है, यह अभ्यास के नियम को बताता है, यह प्रभाव के नियम को बताता है, यह साहचर्य परिवर्तन के नियम को यहाँ पर बताता है। सफलता सबसे बड़ा उपहार है, मतलब हम बच्चों के अंदर क्या डालना चाहते हैं, इफेक्टिवनेस डालना चाहते हैं, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा प्रभाव का नियम, क्योंकि सफलता सबसे बड़ा एक पुरस्कार है, ठीक है। यहाँ पर यदि आप सफल हो रहे तो इससे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। कोई भी हमको गिफ्ट ला कर दे दो, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा, जब हम हमारी एग्जाम को क्या कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे, जब हम हमारी एग्जाम में क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम बताता है, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम बताता है। तत्परता का अभी अपन ने देख लिया कि तत्परता क्या होती है, रेडीनेस क्या होती है, बच्चा तत्पर है किसी भी कार्य को करने के लिए, खुद से आगे रहकर प्रयास कर रहा है, तो वो तत्परता होगी। अभ्यास का नियम हम लोगों ने देख लिया, अभ्यास का नियम क्या होता है, बार बार प्रयास करना, ठीक है। यदि गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं, बार बार आप प्रयास करो, जैसे कि मैथ्स में होता है, हम लोग कोई भी मिस्टेक करें, कोई भी फॉर्मूला हमने गलत अप्लाई कर दिया, प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, फिर वापस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर कुछ मिस्टेक हो गई, फिर वापस से सॉल्व करते हैं। मान लो 3 को 8 लिख दिया गलती से, हमारी आदत होती है हमेशा 3 हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी में ऐसा 3 लिखते हैं कि वो हमको 8 दिखने लग जाता है, तो वो हमारा प्रयास त्रुटि का सिद्धांत हो गया। प्रभाव का नियम हमने देख ही लिया कि जब तक हमारे पास कोई एक वैलिड रीज़न नहीं होगा, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक बोल सकते हैं कि हमें मोटिवेट करने का कार्य नहीं करेगा, तो वो चीज़ हमारे प्रभाव के नियम में आ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, सफलता से बढ़कर कोई भी पुरस्कार नहीं, तो सफलता सबसे बड़ा हमारे लिए पुरस्कार का कार्य कर रहा है, वो हमें प्रभावित कर रहा है, वो हमारे ऊपर एक ऐसी इम्पैक्ट डाल रहा है जिसकी वजह से हम अपने कार्य को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो वो सफलता की बात हो गई। साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या होता है, कोई एक कार्य को, जैसे कि एक व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, मान लो आपके साथ वाला फ्रेंड दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बहुत मेहनत वो कर रहा है, अब आप उसको देखकर क्या कर रहे हो, आपने भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, तो इसका जो आउटकम था वो आपका आउटकम हो गया, मतलब इसको देखकर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो किसी दूसरे में चेंज आ जाना, किसी पहले वाले उद्दीपक को देखकर किसी दूसरे उद्दीपक में चेंज आ जाना, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, साहचर्य परिवर्तन का नियम यहाँ पर कहलाती है। तो थॉर्नडाइक के नियम की यहाँ से एक पुष्टि हो जाती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का, कि सफलता से बढ़कर कोई बड़ा पुरस्कार नहीं होता, ये चीज़ हमारे प्रभाव के नियम को यहाँ पर शो करती है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वो कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है?
सूझबूझ का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, गणित के प्रश्नों को हल करने की बात हो रही तो कौन सा सिद्धांत हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। देखो गणित के प्रश्नों के हल होने की बात हो रही तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत लगेगा। अभी अपन ने देखा था कि बार बार हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाने में मिस्टेक कर देते हैं, शब्दों को उल्टा सीधा लिख देते हैं, बराबर की जगह प्लस लगा देते हैं, प्लस है तो हल्का सा प्लस लगा है तो हमको माइनस दिखने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। सूझबूझ मतलब अपनी समझ शक्ति का प्रयोग करना, अंतर्दृष्टि मतलब अचानक से एकदम से समझ का विकास हो जाना, जैसे कि एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लिखा होता है या फिर क्वेश्चन लिखा होता 6 + 2 - 3 + 4, ठीक है, वो करली ब्रैकेट है, फिर उसके बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ और इधर ही +4 लिख दिया है, भागित 6 लिखकर इंटू 2 लिखकर +4 लिख दिया। क्या अचानक से समझ शक्ति का विकास हो जाएगा कि अच्छा इसका आंसर तो 5 होगा। आपको कैसे पता चला इसका आंसर 5 होगा? आपने तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है आपने सबसे पहले डिवाइड नहीं किया और पूरा सॉल्व कर लिया, उसके बाद लास्ट में आप डिवाइड करने बैठे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करके डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 2 से माइनस कर सकते हो। याद आ रहा है बॉडमास का रूल, फिर इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती है, हमारे प्रयास व त्रुटि सिद्धांत के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्दृष्टि होता तो अचानक से आपका आंसर आ जाता, देख रहे हो अचानक से आपका आंसर आ गया। शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है, किसी एक चीज़ का संबंध दूसरे चीज़ से करवा दिया जाता है, तो ये यहाँ पर थ्योरी अप्लाई हो ही नहीं रही है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को पूरी तरीके से उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित अभिप्रेरणा को सिखाने की बहुमूल्य प्रक्रिया का अंग बनाने का प्रयास यहाँ पर किया है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बहुत बहुमूल्य मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दी है। क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा कर दिखा है, लेकिन अंत में निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को किसके द्वारा सिखाया गया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना किसके द्वारा सिखाया गया, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार किसके द्वारा सिखाया गया, स्किनर के द्वारा, पावलोव के द्वारा, वॉटसन जेबी वॉटसन के द्वारा या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा। देखो चारों ही व्यवहारवादी हैं। स्किनर चूहे वाले, पावलोव डॉग वाले, जेबी वॉटसन लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट वाले, वही शास्त्रीय अनुबंधन में फोबिया पैदा करने वाले, ठीक है, और थॉर्नडाइक हमारे बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट करने वाले, राइट। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था कि सबसे महत्वपूर्ण अंग किसके द्वारा, सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किए गए, थॉर्नडाइक के द्वारा किए गए। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थॉर्नडाइक ने ये सारे सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किए। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसके द्वारा की गई, डॉल्टन के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, फ्रॉबेल के द्वारा या फिर एनी बेसेंट के द्वारा। याद करो वो फर्स्ट डे जिसमें हमने देखा था किंडरगार्टन स्कूल जो है किसके द्वारा स्टार्ट किए गए, कौन सी भाषा का शब्द है, क्या मतलब होता है। तो हमने देखा था किंडरगार्टन जो है हमारा जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है कि खेलना, खेल जो हमारा मैदान होता है, गार्डन जो होता है वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर नर्सरी स्कूलों की शुरुआत फ्रॉबेल के द्वारा ही की गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि किंडरगार्टन मेथड के जनक कौन है, तो ऑप्शन पहला आपके पास रखा हुआ था किंडरगार्टन, दूसरा ऑप्शन आपके पास फ्रॉबेल था, तीसरा ऑप्शन मारिया मॉन्टेसरी था और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास जॉन डीवी था। तो किंडरगार्टन स्कूल की शुरुआत में आप आंसर किंडरगार्टन कर आ रहे हो, मतलब आप क्या समझ हो, किंडरगार्टन कोई नाम है जो कि गलत है। किंडरगार्टन नाम नहीं है, किंडरगार्टन जर्मनी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है मैदान, ठीक है। गार्डन बगीचा जिसको बोला जाता है, नर्सरी जिसको बोला जाता है। तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, फ्रॉबेल के द्वारा की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, सामूहिक खेलों से छात्रों के अंदर कौन से गुणों का विकास होता है, उत्तरदायित्व निभाने के गुणों का विकास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग का विकास होता है, नियम पालन का अभ्यास यहाँ पर बच्चा करता है, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो सामूहिक खेल, सभी बच्चे साथ साथ मिलकर खेल रहे हैं, ग्रुप में खेल रहे हैं, तो इससे बच्चे के अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग का विकास होगा, नियम पालन का अभ्यास भी को करेंगे, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस को भी वो समझे कि उनका पालन करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ये सभी, इन सभी का विकास बच्चों के द्वारा होता है, ठीक है। आप सभी को अपने यहाँ पर स्कोर भी काउंट करते जाना है, जैसे 13 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक आध क्वेश्चन गलती से मैंने पहले ही डिस्प्ले कर दिया था, तो उसको भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना स्कोर आपका यहाँ पर रहा है वो आप हमें कमेंट करके एट द लास्ट ऑफ द सेशन बताएंगे। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, यदि छात्रों ने मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगाया, छात्रों ने हम पर मूल्यांकन में पक्षपात कर रहे हैं, मतलब एक टीचर पक्षपात कर रहा है, कुछ बच्चों को वो बहुत अच्छे नंबर दे रहा है जो उसकी पहचान के, कुछ बच्चों को वो बहुत कम नंबर दे रहा है, 10 में से 1 नंबर ही दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऐसी सिचुएशन का सामना कैसे करोगे, उन्हें विफल खतरा देकर,
ठीक है, मतलब और उनके नंबर कम कर दोगे। दूसरा है कि स्थिति काफ़ी प्रकट करने के प्रयासों को बनाकर, मतलब कि यहाँ पर हम लोग जो मूल्यांकन की स्थिति है उसको आप बस डिफाइन कर रहे हो कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसे करके अपना मतलब एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हो बच्चों को। तीसरा है दंडात्मक उपाय अपनाकर आप बच्चों को दंड दे रहे हो या फिर उन्हें संतुष्ट करने के लिए छात्र की जवाबी किताबें दिखाकर। तो आपको सबसे सही तरीका क्या लग रहा है? बच्चे आप पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, तो इसी सिचुएशन में आप उनको आंसर शीट दिखा सकते हो। पहले आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हो कि देखो ऐसा नहीं है, हमने सही आंसर दिए हैं, हमने सभी को बराबर की मार्किंग दी है, लेकिन फिर भी आप उन्हें जवाबी किताबें मतलब आंसर शीट दिखा सकते हो या फिर उन बच्चों की कॉपियाँ उनको दिखा सकते हो। पूरी क्लास को आप उनके आंसर पुस्तिका उत्तर पुस्तिका दिखा सकते हो कि देखो ऐसे ऐसे नंबर दिए गए, आपके नंबर कहाँ पर कटे ये आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग इसको एज अ पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे कि बच्चों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। जैसे कि निबंधात्मक प्रश्न थे तो बच्चों के नंबर कहाँ पर कटे, उन्होंने कहाँ पर शब्दों का गलत प्रयोग किया या फिर जो भी उनके साथ गलतियाँ हो रही है वो उनको वहाँ पर पता चल जाएगी। तो हम लोग कौन सा आंसर अपना सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर अपना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग यहाँ पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? एक अनुसूचित जाति का छात्र आपकी कक्षा में क्या कर रहा है? प्रवेश करता है। अन्य वर्ग के साथी समूह जो उसको अछूत मानते, उसके साथ नहीं बैठते, उसके साथ टेबल शेयर नहीं करते हैं, उससे बातचीत नहीं करते, उसको बिल्कुल अछूत माना जाता है और अलगाव में रहते हैं, उसके साथ बैठते ही नहीं है। तो इसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सेम सिचुएशन सभी टीचर के साथ होती ही है, नॉर्मली कक्षा में ऐसी सिचुएशन बनती ही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? अपने स्वयं के कामों द्वारा उदाहरण डालकर, उपदेश देकर, उनको कथन स्टेटमेंट कुछ बताकर, कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर कि तुम्हारे अगेंस्ट तुमको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम अछूत भेदभाव नहीं कर सकते हो। या फिर ऑप्शन डी है दलितों की दुर्दशा को सही ठहराकर कि हाँ इनके साथ ऐसा होता है, इस तरीके से बातचीत करके। तो देखो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो टीचर क्या कर सकता है? अपने स्वयं के कामों द्वारा उदाहरण डालकर यहाँ पर टीचर जो है हमें ये बता सकता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को पूरा डिफाइन कर सकता है। फिर वो अपनी कोई वृत्तांत को सुना सकता है। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? टीचर क्या कर सकता है? कोई भी कहानी यहाँ पर बता सकता है, कोई भी कहानी मतलब एक रियल एक्सपीरियंस बता सकता है कि देखो हमारे साथ भी ऐसा होता था, या फिर हमारी क्लास में भी एक स्टूडेंट था उसके साथ भी ऐसा होता था, सब लोग उनके साथ ऐसा करते थे पर हम उस टाइम पर बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आपने देखा होगा वो इतने बड़े इंसान बन गए। इस तरीके से एक कहानी बताकर या अपना रियल वृत्तांत बनाकर हम लोग बच्चों को उदाहरण के माध्यम से उसकी जो सोच है, बच्चे की जो सोच है उसको क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए आइडियल कौन होता है? टीचर होता है। जो टीचर बोलेगा उसकी बात वो मानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अपने स्वयं के कामों द्वारा उदाहरण डालकर हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे ऑप्शन दिखेंगे वैसा हमारा आंसर हो जाएगा। एक बच्चे को कक्षा में नाखून काटने की आदत है। बच्चा क्या करता है? मुंह से नाखून काटते रहता है। आप उसकी आदत को कैसे सुधार सकते हो? आप इसे छोड़ देते हो, अवॉइड कर देते हो, क्योंकि ये कोई बड़ी खतरनाक बीमारी नहीं है। आदत होती है बच्चों की, मुंह से नाखून खाने की आदत होती है। दूसरा है आप सख्त व्यवहार के तहत उसके व्यवहार को ढालने का प्रयास करते हैं। आप थोड़े सख्त हो जाएंगे ताकि वो इस चीज़ को अवॉइड करे, क्योंकि ये बीमारियों को जन्म दे सकता है। आपको पता है नाखून में जितनी भी गंदगी होती है वो मुंह में चली जाती है, तो इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती है। तीसरा ऑप्शन है आप उसे कक्षा में अपमानित करोगे, मतलब उसको मॉक करोगे, उसको इंसल्ट करोगे। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है आप उसके माता पिता की शिकायत करते हो। माता पिता से शिकायत करो कि आपके बच्चा कितना गंदा है, मुंह से नाखून खा रहा है, ये कैसी बात होगी, आपने इसको कुछ सिखाया नहीं क्या। मतलब हम पूरा जो बोल सकते हैं कि ये जो पूरा काम बच्चा कर रहा है, जो गलत आदत है, इसका पूरा दायित्व तो उसके पेरेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत हो गई, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न कि माता पिता की। माता पिता अपने साइड से घर पर प्रयास करें, लेकिन स्कूल में यदि कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखो पहला तो गलत है, छोड़ देना मतलब हम लोग उसको बीमारी की तरफ ढाल रहे हैं, तो पहला गलत है। अपमानित करना तो बिल्कुल ही गलत है और माता पिता से शिकायत करना भी ठीक नहीं रहेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? हमें थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, हमें उसे थोड़ा बोल सकते हैं कि बताना पड़ेगा कि ये चीज़ गलत है, इससे बीमारियाँ जन्म ले सकती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सख्त व्यवहार के तहत उसके व्यवहार को ढालने का प्रयास करते हो। ढालना मतलब कि उसके सही व्यवहार पर सही डायरेक्शन में लाने का आप उससे प्रयास करते हो। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि आपकी कक्षा में एक ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग छात्रा पढ़ रही है,
एक विकलांग छात्रा, एक विकलांग स्टूडेंट है जिसका दाहिना हाथ कोहनी से उभरा हुआ है, मतलब उसके हाथों में थोड़ी समस्या है, तो आप उसे कैसे प्रोत्साहित करोगी? आप चुपचाप उस पर हंसते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उसका आत्मविश्वास और उच्च मनोबल विकसित करते हैं। आप उसे भगवान की क्रूर रचना के रूप में मानते हैं कि भगवान ने बहुत गलत किया, इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस टाइप की सिचुएशन हो रही है। आप धीरे धीरे और सहानुभूतिपूर्वक उसके साथ व्यवहार करते हो। सहानुभूति दर्शाना तो मतलब अगर हम लोग सहानुभूति दर्शा रहे हैं, मतलब हम लोग क्या बता रहे हैं कि हाँ तुम्हारे अंदर एक कमी है। ऐसी सिचुएशन में हमें बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के जैसा ही सारे बच्चों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। उनको ऐसे अलग से ट्रीट नहीं करना कि नहीं तुम्हारे अंदर ये विकृति है तो तुम बैठ जाओ, तुम ये कार्य मत करो। तुम जैसे कि कोई भी काम हो गया तो उसमें उसको सहानुभूति दर्शाई जाती है कि नहीं तुम तो बैठ ही जाओ, तुम मत बताओ आंसर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। उसे फिर उसकी विकृति का एहसास होगा। तो सही आंसर क्या लग रहा है? उसके आत्मविश्वास और उच्च मनोबल को हम लोग यहाँ पर विकसित कर सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सर्कल की अवधारणा को सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यहाँ पर अपनाना सबसे अच्छा होगा? सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हो, सर्कल मतलब कि एक वृत्त के बारे में हम लोग उस बच्चे को बता रहे हैं। वृत्त कैसा होता है ये हम लोग यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? विभिन्न वृत्त की तस्वीरें प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे वृत्त की तस्वीरें बता सकते हैं कि मतलब पूरा गोल होता है वृत्त, तो मैं यहाँ पर थोड़े टेढ़े मेढ़े बना रही हूँ। तो बच्चों को वृत्त बनाना सिखा सकते हैं इस तरीके से। दूसरा, विभिन्न आकार के लघु वृत्तों की वर्तमान तस्वीरें हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान तस्वीरें मतलब कि रियल में कोई इमेज उसको बता सकते हैं, ठीक है। और अगला है लघु वृत्त और दीर्घ वृत्त की वर्तमान तस्वीरें प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर लघु वृत्त और बहुभुज की वर्तमान तस्वीरें हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। एक वृत्त की वर्तमान तस्वीरें प्रस्तुत करना। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है विभिन्न आकारों के लघु वृत्त की वर्तमान तस्वीरें प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। लघु वृत्त और दीर्घ वृत्त की वर्तमान तस्वीरें प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर लघु वृत्त और बहुभुज की वर्तमान तस्वीरें जो है उनको हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन में हल्का सा मैंने मिस्टेक भी किया हुआ है। यहाँ पर भी ये भी लिखा हुआ था कि हल्के आकार की तस्वीरें प्रस्तुत करना। हल्का आकार इन द सेंस कि जैसे कि हम बच्चों को अनाराम सिखाते हैं पहली बार में, तो हम लोग क्या करते हैं उसको इस तरीके से छोटा छोटा करके यूँ बनाते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि इसको फिल करो। तो बच्चा क्या करता है, पेंसिल से इस चीज़ को यहाँ पर फिल करता है, तो वो उसका आकार बनाना सीख जाता है। फिर वो इसी के ऊपर मार्क करता ही रहता है, करता ही रहता है, इस चीज़ को गोदता ही रहता है ताकि उसको अ बनाना आ जाए। ऐसे ही यहाँ पर क्या किया जाता है, विभिन्न आकार के जो लघु व्रत है, छोटे छोटे से व्रत है, उनकी हल्की आकार की तस्वीरें प्रस्तुत की जाती है। हल्की आकार की तस्वीरें मतलब ऐसे ऐसे डॉट 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 यहाँ पर बनाया जाता है, ऐसे डॉट डॉट बनाए जाते हैं बिल्कुल गोल गोल, ताकि बच्चे को जो ये गोलाई वाला चीज़ है वो फिल करना आ जाए। फिर बच्चों को बोला जाता है इन गोलों को, ये जो छोटे छोटे से डॉट मिल रहे हैं इन डॉट को मिलाओ। तो ये बच्चा जब डॉट डॉट मिलाएगा तो उसको गोल गोल वृत्त बनाना आ जाएगा। जैसे मैं अभी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर गोल गोल वृत्त बनाने की, लेकिन स्टिल नहीं बना पा रही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से बच्चों को वृत्त सिखाने का सबसे अच्छा, सर्कल की अवधारणा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि विभिन्न आकार के लघु वृत्त की वर्तमान और हल्की आकार की तस्वीरें प्रस्तुत करके उनके सामने हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको वृत्त बनाना सिखा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर थोड़ा सा और लिखा हुआ था कि हल्की आकार की तस्वीरें प्रस्तुत की जाए, हल्का आकार इन द सेंस कि वो ऐसे डॉट डॉट बनाकर बताया जाए। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, NUEPA, इसे हिंदी में न्यूपा बोला जाता है। मतलब कि जब इसे मैं पूरा लिखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा इसका पढ़ने में क्या आता है। NUEPA, न्यूपा आपने नाम भी सुना होगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में और हमारे काम में भी बहुत आता है, बार बार न्यूपा की वेबसाइट चेक करनी पड़ती है। तो न्यूपा या फिर NUEPA मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्या ये शैक्षणिक पर्यवेक्षण से संबंधित है? क्या ये शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है? क्या ये शैक्षणिक एकता से संबंधित है? या फिर ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, कहाँ गया, शैक्षिक मूल्यांकन से संबंधित है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने। NUEPA का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होगा तो आसानी से आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग NUEPA का मतलब देख लेते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एजुकेशनल प्लानिंग मतलब कि क्या, योजना, कौन सी योजना? एजुकेशनल मतलब शिक्षण योजना, मतलब ये किससे संबंधित है, ये हमारा एजुकेशनल प्लानिंग से संबंधित है। इसमें होता क्या है, ये एक यूनिवर्सिटी है जो पूरा क्या बनाती है, पूरा शैक्षिक प्लान बनाती है कि किस तरीके से शैक्षिक योजनाएं चलाई जाएगी। तो ये पूरा न्यूपा के अंतर्गत आता है। आप इसका पूरा नाम लिख लो, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, ठीक है, प्लानिंग हो गया, और प्रशासनिक विश्वविद्यालय, ठीक है।
नेशनल मतलब कि हमारा राष्ट्रीय, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, एजुकेशनल मतलब शैक्षिक, प्लानिंग मतलब कि योजना, और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या हो गया, प्रशासन हो गया। तो ये पूरा न्यूपा देखता है, किसको देखता है, शैक्षिक योजनाओं को कौन देखता है, पूरा न्यूपा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, कभी पूछ ले तो 1962, आप इसका आंसर कर आना। ओके, चलिए ये न्यूपा के बारे में बातचीत हो गई, तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ये हमारे ऑप्शन नंबर सी, ये हमें शैक्षिक योजना के बारे में जानकारी देता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यशपाल समिति रिपोर्ट का नाम क्या है, 1993 में जो आई थी, इसका कार्य क्या है, मतलब कार्य क्या करता है ये यशपाल समिति रिपोर्ट। शिक्षा में एलसीटी को बताता है, या फिर जो है बर्डन के बिना सीखना सिखाता है, या फिर ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से सिखाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बर्डन का हिंदी मीनिंग होता है भार। ठीक है, बच्चों के ऊपर भार लग जाना, भार मतलब कि बहुत बोझ आधारित शिक्षा हो जाती है। ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से सिखाना मतलब ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या फिर शिक्षण जो शिक्षा होती है उसके अंदर एलसीटी के प्रयोग के माध्यम से सिखाया जाता है। तो यशपाल समिति रिपोर्ट हमें सीधा साधा सा बताती है कि बच्चों के ऊपर भार नहीं होना चाहिए। बोझ रहित शिक्षा, आपको याद आ रहा है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बोझ रहित शिक्षा। बोझ रहित शिक्षा मतलब कि बच्चों के ऊपर, जब बच्चों को जब सिलेबस दिखाया जाए, बच्चों को जब हम लोग करिकुलम के बारे में बताएं, तो उनको ऐसा ना लगे कि हमारे लिए बर्डन है। बोझ रहित शिक्षा, बोझ रहित अधिगम की यहाँ पर बात की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बर्डन के बिना शिक्षा को ये डिफाइन करता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी मतलब कि बर्डन के बिना सिखाना, ब्रॉडकास्टिंग तो गलत बता दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बर्डन के बिना मतलब कि बिना बोझ के बच्चे शिक्षा को यहाँ पर ग्रहण करें। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, अध्यापन अधिक प्रभावी कब हो सकता है, यदि शिक्षक क्या करे, अपने इरादों को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। शिक्षक का मास्टर होता है, मतलब उस विषय का वो मास्टर है। विभिन्न निर्देशात्मक एड्स का प्रयोग करता है, बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो है, शिक्षण सहायक सामग्री जो है उसके प्रयोग से यहाँ पर सिखाता है, या फिर शुरुआत में अपने उद्देश्यों की घोषणा कर देता है कि वो ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ाने वाला है। देखो टीचर यदि ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग लर्निंग मटीरियल का प्रयोग कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एड्स का प्रयोग कर रहा है, तो हमारा अध्यापन जो है, टीचिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न निर्देशात्मक एड्स का यहाँ पर यदि टीचर प्रयोग कर रहा है, तो वो अध्यापन जो है, पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पर हो जाएगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कृत्रिम उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक यदि न दिया जाए, तो प्रयासों के बाद कुत्ता जो है लार का स्राव यहाँ पर बंद कर देता है, यह क्या कहा जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन की बात हो रही है, हम लोग बार बार जो है घंटी बजाए जा रहे हैं, घंटी बजाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग भोजन पेश ही नहीं कर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपको याद आ रहा है, हमने शास्त्रीय अनुबंधन की सारी शर्तें पढ़ी हुई है, क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी कुछ नियम और शर्तें भी होती है। उन सारी शर्तों को, 4 से 5 शर्तें होती है, उनको हमें पालन करना होता है। तो उसमें से एक शर्त आपको यहाँ पर कंडीशन बनाकर दे दी है कि आप बार बार घंटी बजा रहे हो, लेकिन आप भोजन तो परोस ही नहीं रहे हो उस डॉग को। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो सलाइवा है, उसकी लार जनरेट होना बंद हो जाएगी। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, कौन सी शर्त को बताती है, क्या ये विलोपन को बताती है, इंग्लिश में से एक्सटिंक्शन बोला जाता है, क्या ये सामान्यीकरण को बताती है, जनरलाइजेशन को बताती है, क्या ये अवरोध को बताती है, कि या फिर ये विभेदन को बताती है, डिस्क्रिमिनेशन को बताती है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या बताएगी, ये चीज़ बताएगी कि विलोप हो चुका है। किस चीज़ का विलोप हो चुका है, आपने जो स्टिमुलस उद्दीपक रखा था, प्राकृतिक उद्दीपक रखा था, उसका यहाँ पर विलोप हो चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कि जब भी आप कृत्रिम उद्दीपक प्रस्तुत कर रहे हो, आप कृत्रिम उद्दीपक के रूप में, कंडीशनल स्टिमुलस के रूप में घंटी का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन आपने नेचुरल स्टिमुलस, आपने क्या करा, भोजन को वहाँ से हटा दिया, प्राकृतिक उद्दीपक को हटा दिया, तो इसी समय में क्या होगा, कुछ समय के बाद जो है लार जनरेट होना बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ें विलोपन को शो करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, कंप्यूटर आधारित निर्देश ने अपनी जड़ें शिक्षा के क्षेत्र में किस अधिगम सिद्धांत के कारण फैलाई है। कंप्यूटर की बात हो रही है, कंप्यूटर जो अपनी जड़ें शिक्षा के क्षेत्र में फैला रहा है, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की बहुत मदद लेते हैं। तो ये सिद्धांत क्या बताता है, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो देखो ये क्या बताता है, ये हमें अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत बताता है, क्योंकि इसने पहले से अपने कार्य को कंप्लीट कर रखा है, सारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से फैल चुका है। मतलब ये हमारी आरएस थ्योरी को ही बताएगा, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत को ही बताएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब कंप्यूटर वो चीज़ें डालेगा। कंप्यूटर ने पहले से ही सारी चीज़ें इनबिल्ट कर रखी है, जैसी आपको आवश्यकता लगती है, जिस भी चीज़ की आवश्यकता लगती हो वो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत को यहाँ पर बताती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बालक हाउस का जो बहुवचन है, हाउस का जो प्लूरल है वो हाउसेस सीखकर माउस का वचन भी माउसेस बना रहा है, जबकि माउस का क्या होता है, माउस मतलब चूहा, तो माउस का अपोजिट माइस यहाँ पर हो जाएगा। तो एक बालक हाउस का बहुवचन जो है, प्लूरल जो है, अपोजिट भी नहीं, प्लूरल हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। एक हाउस है, एक घर है, तो हाउस का प्लूरल क्या हो जाएगा, बहुत सारे घर। घर का अपोजिट प्लूरल क्या हो जाता है, बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुत सारे घर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माउस जो है, चूहे का उल्टा क्या हो जाएगा, चूहे का बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुत सारे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूहे का बहुवचन हो जाएगा चूहिया। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है, माउस का बहुवचन उसने क्या कर दिया, यहाँ पर बहुत सारे माउसेस कर दिए। तो ये चीज़ किस प्रकार के स्थानांतरण को शो कर रही है, शून्य स्थानांतरण को, पार्श्व स्थानांतरण को, लंबवत स्थानांतरण को, या फिर निषेधात्मक स्थानांतरण को। ये निषेधात्मक स्थानांतरण को शो कर रही है, क्योंकि बच्चे ने क्या कर दिया, गलत इसका अनुवाद कर दिया, गलत स्थानांतरण उसका हो गया, गलत अधिगम उसने कर लिया है। तो ये चीज़ हमारी निषेधात्मक अधिगम को या फिर निषेधात्मक स्थानांतरण को शो करती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाउस का हाउसेस तो चलता है कि हाउस है तो बहुत सारे हाउसेस हो जाएंगे, लेकिन माउस का यहाँ पर इसको माइस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, किसी फूल को पूर्ण रूप से देखकर तथा समझकर बाद में उसके भागों का विश्लेषण करना उचित होता है, यह किस सिद्धांत के अनुसार बताता है। जैसे फूल को देखकर उसकी पूर्णता को बता रहे, उसके बाद में हम पुंग केसर, स्त्री केसर और उसके छोटे छोटे भागों के बारे में बता रहे हैं। तो ये चीज़ें किस सिद्धांत को शो करी, सक्रिय अनुबंधन को, क्रिया प्रसूत को, उद्दीपक अनुक्रिया को, या फिर गेस्टाल्टवादी को। डेफिनेटली गेस्टाल्टवादी को शो करेगी, पूर्णतावाद को यहाँ पर शो करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ें हमारे गेस्टाल्टवाद को शो करती है। ओके, तो टोटल 25 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। आपका स्कोर यहाँ पर क्या रहा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि इसी तरीके से और भी न्यू क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते रहें। ओके, और सेशन कैसा लगा, यदि सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन में जाकर आपको ऑल पर जाकर क्लिक करना है, ताकि सारे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्योंकि यदि आप ऑल पर क्लिक नहीं करते हो तो एक दिन में सिर्फ एक वीडियो या फिर वो भी आप तक नहीं पहुँच पाता है। तो वो ऑल वाला जो नया नया पॉइंट अभी आया है यूट्यूब पर, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, यदि आपको सेशन अच्छे भी लग रहे हैं तो आप इसे अपने कम्युनिटी में जाकर शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।